गुड मॉर्निंग एंड तो स्टार्ट करें आज की क्लास को। और हमारा जो टॉपिक है आज, एविडेंस एक्ट को हम आगे लेंगे। चलिए, क्वेश्चन सामने आ गया है तो एक आध क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है अभी तक। एक तो क्वेश्चन देखते हैं पहले चेक करके। जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, दिस वन, इट जस्ट सी दैट व्हाट्स द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टा। कैन वी डू दैट? Yes, we can do that. It's section number 6. It's section number 6. अच्छा, see what the given into the second question. And question number 2. This question seems like tough, but what's there? Fact though not an issue are so connected with a fact and issue as to form part of the same transactions. Same transactions are relevant whether they occurred at the same time and same place or different time and different place. It simply says explain and illustrate. You need to give the explanation of that, and apart from the explanation you have to just make an example on that. It's quite an easy question. कहाँ से है ये? Any idea on that? ऐसे मिलते जुलते लैंग्वेज सुने होंगे और काफ़ी सुने होंगे ऐसे मिलते जुलते लैंग्वेज। This one, गुड मॉर्निंग। तो क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हम थे, और एक बार क्वेश्चन नंबर 2 हम मेरे को बताइए, ये कहाँ सुना, कहाँ देखा ये सिस्टम। आई थिंक आपको आ रहा होगा ये। Explain and illustrates facts though not an issue are so connected with a fact and issue so as to form part of the same transactions are relevant whether they occurred at the same time or same place or at different time or different place. So it's the part of section 6. It's a part of section 6. सेक्शन 6 का पार्ट है। अच्छा, कैन यू पॉइंट आउट व्हाट्स सेक्शन 5? इसका आंसर में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आंसर होगा? कैन एनीबडी से व्हाट्स द आंसर गिवन इन सेक्शन 5? वेरी गुड वापिया, एकदम बढ़िया आंसर की है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो होगा इसको पहचानना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, देखना, ध्यान से देखना पड़ेगा। इट्स द पार्ट ऑफ सेक्शन 11।
ये एलिबी है, और यहाँ पर व्हेन आर द फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट, रेलिवेंट, नॉट रेलिवेंट, रेलिवेंट, जब भी ऐसा बोलता है तो वो सेक्शन 11 हो जाता है, ये सेक्शन नंबर 11 हो जाता है। तभी तो हम कहते हैं कि भाई एक लाइन का क्वेश्चन और थोड़ा लगता है कि हाँ डिफिकल्ट तो नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं है। दैट्स, आपको याद होगा आपने ये भी किया था, इस क्वेश्चन को भी बनाया था जब हम ये पढ़े थे, ये भी किए थे। A is tried for the murder of B are the fact that A murdered C and B knew that A had murdered C and that B had tried to extort money from A, threatening to make the knowledge public. Give reason. Same example we have done that. Same example. आप यहाँ भी देखिए, क्वेश्चन 4 में भी देखिए, what are the facts necessary to explain or introduce the relevant fact? Relevant. What are the fact? आप मुझे ये बताएंगे ये कौन सा सेक्शन है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, can you let me know what are the facts necessary to explain or introduce the relevant fact, discuss and illustrate? फोर्थ नहीं याद आ रहा। एविडेंस एक्ट एक बहुत ही स्पेसिफिक चैप्टर होता है जो एक लाइन में बहुत कुछ लिख देता है, और यहाँ पे फिर याद करना, आपको रिकॉल करना पड़ेगा कि वेयर डिड यू रीड दिस थिंग, आप इसको कहाँ पढ़े थे। सेक्शन नंबर 8, बाबिया कहना है सेक्शन नंबर 8, सेक्शन 8 तो शायद, अच्छा गलत बताओगे ना तो फिर लगेगा कि वो सेक्शन भी नहीं आते, फिर तो वो गलत होने पे थोड़ा इमेज जो कॉपी चेक करते हैं वो थोड़ा गलत क्रिएट कर लेते हैं। फिर सेक्शन 8 में मोटिव, प्रिपरेशंस, प्रीवियस कंडक्ट एंड सब्सीक्वेंट कंडक्ट था, और सेक्शन 9 में अगर जाओगे ना, सेक्शन 9 में तो वहीं पे था कि फैक्ट जो एक्सप्लेनेटरी फैक्ट है, जो इंट्रोडक्टरी फैक्ट है, नहीं एक्सप्लेनेटरी फैक्ट, इंट्रोडक्टरी फैक्ट जो भी है, जो फैक्ट को सपोर्ट करता है, जो फैक्ट को रिविट करता है, ऐसी बातें आ रही थी ना, सपोर्ट करे, रिविट करे, दैट वाज प्लेस को आइडेंटिफाई करे, टाइम को आइडेंटिफाई करे, रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करे, है ना, वो सब रेलिवेंट होते हैं। तो इसी में तो था ना, टीआईपी था, नहीं डॉग्स की आइडेंटिफिकेशन थी, ये सारी बातें इसमें आ रही थी। तो दैट्स, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, यू नो, ये सब चीज आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा। और सेक्शंस के साथ याद रखना पड़ेगा। एंड व्हाट दिस वन आर द फैक्ट्स विच ओकेजन, cause or effect of fact and issue are relevant, illustrates in your example। और ये occasion, cause, effect, state of things, opportunity, ये दो बातें रहेगी इसमें, बस यही दोनों बातें रहेगी। सेक्शन जो क्वेश्चन का नंबर है वही सेक्शन है, सेक्शन 7, दैट सेक्शन 7, दिस वन। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लिया, इजी क्वेश्चन को गलत कर दिया। 11 में थोड़ी उसमें डिफिकल्टी तो थी, बट इस सब में तो इजी है, सीधे डायरेक्ट सेक्शंस लिखे हुए हैं।
डिस्टिंग्विश बिटवीन द डायरेक्ट एंड सब्सटेंस, ये अभी नहीं बताया है। एंड व्हाट राइट और कस्टम, अभी ये कराना है। दैट वाज यहाँ पे फोन है। Anyway, moving on to the other thing, we should be doing that more point on that. आज की क्लास को शुरू करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, we shall do सेक्शन 12 के ऊपर आते हैं। हम सेक्शन 11 देख लिए थे, परहैप्स 12 भी हमने देख लिया था। 12 में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं था। 13 के ऊपर जाते हैं। 13 क्या कहता है, लेट अस सी व्हाट इज सेड बाय सेक्शन नंबर 13। पहले रीडिंग्स के ऊपर आते हैं, फिर हम इसको समझते हैं सेक्शन 13 को। 1 मिनट। फोन क्यों बताया? मेरा बैटरी नहीं है उसमें। कितने बजे क्लास है? 9 तो बजा भी नहीं। हम शुरू करते हैं सेक्शन 13 से, अपने पॉइंट्स को थोड़ा और आगे करते हैं और कस्टम्स की बात करते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है ना, बहुत सारे केसेस में कस्टम बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। दैट्स और कई सारे जो डिसीजंस हैं वो कस्टम के ऊपर दे दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इस मठ का महंत कौन है, इस मठ में महंत की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। अब जैसे कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, मठ ही हो गया या फिर डेरा सच्चा सौदा ले लो आप, या फिर आप ऐसा कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशंस, अब उनका अपना कोई मेमोरेंडम तो होता नहीं है, अपना कोई आर्टिकल तो होता नहीं है। अब कंपनी का क्या होता है, अपना एक आर्टिकल होता है और आर्टिकल के अकॉर्डिंगली जितने भी डिसीजंस होते हैं वो लिए जाते हैं अपने आर्टिकल्स के अकॉर्डिंगली। कई कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं तो उनका बायलॉज होता है, लेकिन ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो अपने सालों से, बहुत सालों से कस्टम के ऊपर चलती हैं, कस्टम्स के ऊपर। और जब कस्टम के ऊपर चलते हैं ना, तो क्या कस्टम भी रेलिवेंट हो सकता है? कोई कितनी डायनेस्टी है जिसमें प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशंस जो है ना, वो भी कस्टम्स के अकॉर्डिंगली होती है। प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशंस, जैसे बड़ा बेटा है तो उसको ज़्यादा पोर्शन मिला, ये सारी बातें। कहीं कोई मठ है तो उसमें कौन से पोस्ट पे क्या अपॉइंटमेंट होगी, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो कस्टम के ऊपर है। तो क्या वो कस्टम रेलिवेंट है? और अगर कस्टम रेलिवेंट है तो कहाँ पर रेलिवेंट होगा, किस मैटर के ऊपर होगा, कब रेलिवेंट होगा, उन चीज़ों को बहुत
इम्पॉर्टेंटली देखना पड़ेगा। अब जैसे हम कहते हैं नॉर्मली, यहाँ पे सेक्शन 13 है कस्टम के ऊपर, सेक्शन 12 आपने देखा था वो डैमेज के ऊपर था, और बड़ी छोटी सी बात थी कि अगर कोई फैक्ट्स जो है डैमेज को सेक्शन 12 का, खैर मैंने शायद कर दिया था कंप्लीट सेक्शन 12 को, कुछ खास मैटर नहीं था 12 में, वी गॉट टू डू डैट, आप रीड करके देखिए, वो वी हैव डन दैट नो सेक्शन 12 का। हाँ, तो मैं कस्टम की बात कर रहा था, जब शुरू कर लिया तो इसको करता हूँ मैं। तो कोई भी ऐसा फैक्ट व्हाटएवर जो किसी कस्टम को इस्टेब्लिश करने की बात करता है, किसी कस्टम के एग्जिस्टेंस की बात करता है। अच्छा, इसमें दो बातें हैं, सिर्फ कस्टम ही नहीं है, राइट्स भी हैं। मतलब वेयर द क्वेश्चन इज एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ, देखिए एग्जिस्टेंस, किस चीज की एग्जिस्टेंस, किसी राइट की या किसी कस्टम की, इनकी एग्जिस्टेंस की बात हो तो क्या रेलिवेंट होगा। हम कभी कभी कोर्ट में कस्टम का डिफेंस लेते हैं, राइट का डिफेंस लेते हैं, लेकिन अपने कस्टम को, अपने राइट्स को प्रूफ करने के लिए हमारे पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होता, कहीं कोई कस्टम को लिखता तो है नहीं कहीं। और ये लॉ बनने का सबसे बड़ा सोर्स है, जो कस्टम होता है आगे चल करके वही कानून बनता है। लेकिन अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शंस है, पहली बात, अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शंस है या अगर कोई ऐसा इंस्टेंस है, एग्जाम्पल है, मैं फिर बोलता हूं, अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शंस है जो उस राइट को, कस्टम को क्रिएट कर रहा है, क्लेम कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है, एसर्ट कर रहा है या डिनाई कर रहा है, या फिर उसके एग्जिस्टेंस से इनकंसिस्टेंट है, तो वो सारी जो ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी ना, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस रेलिवेंट हो जाएंगी। ऑल द ट्रांजैक्शंस भी shall be the relevant transactions what we observed here। या फिर कोई ऐसा इंस्टेंस जो राइट और कस्टम को क्लेम कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, in which a disputes was, that was exercise was disputed, या फिर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, यहां पे क्लेम कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, यहां पे उसी चीज को डिस्प्यूट कर रहा है, तो हम कहते हैं कि ये सब चीजें क्या होंगी, ये रेलिवेंट होगी। दीज थिंग्स आर रेलिवेंट, दीज थिंग्स आर वेरी मच रेलिवेंट। अगर मैं इसको पहले प्रॉपर्ली लिखवा दूं, क्योंकि इसमें बाद में कंफ्यूजन्स बड़ी होने वाली है, काफी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज दिखा, मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाइड वे में पहले आपको लिखवा दूं। प्लीज डू ए वेरी पर्टिकुलर मैटर, वी गॉट देयर। मैं इसको यहीं पे पहले मैं ये कोशिश करूं कि इसको लिखवाऊं, और ट्वेल्व, 13, इट्स 14, 15, 16। सेक्शन 16 के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और 17 से हमारा एडमिशन शुरू हो जाएगा, एडमिशन एंड कन्फेशन। फिर सेक्शन 30 तक, अच्छा बस एग्जाम्पल सब आ रहे हैं, हम सभी दे रहे हैं, ऐसे नहीं छोड़ते हैं। अब देखिए, अगर हमको कहता है सेक्शन नंबर 13, क्वेश्चंस एज टू द क्वेश्चन
as to existence of right or custom. ठीक है. Question as to the rights or custom. Whenever any question comes as to the rights, as to the custom, तो हम यहाँ पर अगर हम सिंपल बात करते हैं, कोई भी ऐसा फैक्ट्स दैट व्हिच ये फैक्ट जो है रेलिवेंट हो सकता है, रेलिवेंट हो सकता है किसी फैक्ट इशू में या फिर रेलिवेंट फैक्ट में. मतलब कि जो क्वेश्चंस एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम कब रेलिवेंट होगा, तो इसी मुद्दे के ऊपर हमारी बातें हैं. हमारा पूरा मैटर इसी मुद्दे के ऊपर है. एक बार पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हम उसके एग्जाम्पल्स वगैरह के ऊपर भी आते हैं. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इस पे. नाउ see the what's point happening there. अब वो फैक्ट जो कि हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट, कोई ट्रांजैक्शंस हो या फिर इंस्टेंस हो. इंस्टेंस एग्जाम्पल को कह सकते हैं, कोई ऐसा वाक्यात हुआ हो, यहां पे कहें बाय विच दिस वाज द राइट. दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं. और कस्टम्स in question was created, that's it. ये सब पिछले क्लास में की राइटिंग है. और was created, claimed, modified, recognized, asserted, या denied, or which was inconsistent with its existence. Inconsistent with its existence. पहली बात कही कोई ट्रांजैक्शंस के बारे में. इंस्टेंस पे देखते हैं थोड़ा सा. इंस्टेंस इन विच its exercise was disputed, asserted or departed. देखिए इतनी सिंपल मैटर है. इसमें कोई बहुत ज़्यादा हम ये नहीं कह सकते इसमें बहुत ज़्यादा कोई डीप मैटर है.
अब सीधे पॉइंट्स को समझिए। पहले कस्टम क्या होता है। कस्टम क्या होता है? कई बार जब आप जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ते हैं या फिर सोर्स ऑफ लॉ के ऊपर जाते हैं तो वहाँ कस्टम को बड़ी डिटेल में समझाया जाता है। कस्टम की रिक्विजिट्स क्या क्या हैं, एंटीक्विटी हो, कंसिस्टेंटली फॉलो किया जाता है, मोरालिटी की बियॉन्ड ना हो, दैट वाज। तो ये सारे कई सारे पॉइंट्स हैं जो कस्टम्स को इस्टेब्लिश करता है। और कई बार हम जब डिफेंस लेते हैं या हम क्लेम करते हैं तो कस्टम के बिना पे क्लेम करते हैं कि हाँ साहब ऐसी प्रथा चली आ रही है। अब हमारे पास कोई आर्टिकल्स तो है नहीं, बायलॉज तो है नहीं, तो हम कस्टम को डिफेंस लेते हैं। अब अपनी बातों को प्रूफ करने के लिए कस्टम्स ऐसा है, हम कोर्ट में क्या एस्टैब्लिश करेंगे? तो दो बातें हो सकती है, या तो ट्रांजैक्शंस या फिर इंस्टेंस, या तो ट्रांजैक्शंस या फिर इंस्टेंस को, कस्टम को फिर या फिर राइट्स को। हम राइट्स की बात अगर हम करते हैं, हम कहते हैं कि साहब इस वेल से जो पानी लेने का अधिकार है वो सारे गांव वाले का है, दिस वन, ये राइट्स। तो इस राइट्स को प्रूफ करने के लिए हम किस चीज का सहारा लेंगे? किसी फैक्ट्स का या फिर हम किसी इंस्टेंस का? फैक्ट्स का या फिर इंस्टेंस का? अब जैसे देखिए यहां पर हम कहते हैं, अब अगर हम ट्रांजैक्शंस का या इंस्टेंस का, अब हम ये देखते हैं बाय विच द राइट और कस्टम इन क्वेश्चंस वाज क्रिएटेड व्हाटसोएवर। ट्रांजैक्शंस, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शंस होगा, आपस में कुछ इंसिडेंट्स होंगे, कोई पेपर होगा, कोई राइटिंग में वर्क कुछ किया होगा या ओरली कुछ किया गया होगा। राइट एंड कस्टम अगर क्रिएट की गई है, क्लेम की गई है, मॉडिफाई की गई है, रिकॉग्नाइज की गई, एसेट की गई है, डिनाई की गई है, या फिर कोई ऐसा चीज जो कि इनकंसिस्टेंट है, या फिर कोई ऐसा इंस्टेंस इन विच जो राइट्स है वो एक्सरसाइज हुए होंगे, डिस्प्यूटेड हुए होंगे, एसर्ट किए गए होंगे या फिर डिपार्ट किए गए होंगे, दिस वन, डिपार्ट किए गए होंगे। तो अगर हम पीछे की ओर नोट्स के ऊपर जाते हैं, पीछे बैक में, आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। अगर मैं थोड़ा बैक में जाता हूं यहां पर, तो सीधे ऊपर आइए और यहां पे पॉइंट्स को देखिए जरा, सीधे सेक्शन 12 के ऊपर, 13 के ऊपर, एंड देखिए अब यहां पे पहुंचते हैं। सो दिस वन, द मेन सेक्शन 13। अच्छा, द क्वेश्चन इज वेदर ए राइट टू ए फीसरी, जिसमें डीड में कन्फर कर रहा है द फीसरी ऑन एज इंसेस्टर्स, जो फीसरी के राइट्स है वो एज के इंसेस्टर्स के पास वो डीड में कन्वर्ट किया गया है। तो सारी चीज रेलिवेंट हो जाएगी, जैसे उस फीसरी राइट्स को मॉर्गेज किया होगा, फिर सब्सिक्वेंट फीसरी राइट्स ग्रांट की गई होगी, दैट वाज। तो ये सारी चीजें क्या होगी, इसमें रेलिवेंट होगी। अब मैं बता रहा हूँ राइट्स क्या होता है और कस्टम क्या होता है, हम इस पॉइंट पे भी आ रहे हैं। और दैट वाज, अब कभी कभी इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य मैंने बहुत बार आपके साथ अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया कि क्या उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। नॉर्मली क्या होता है कि भाई हमको कस्टम्स के लिए हमारे पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, रिटन प्रूफ नहीं होता, तो ऐसी चीज़ों को सर्वाइव करने देना, जो रिपीटेड इंस्टेंसेज हैं उनको रिकॉग्नाइज करना। सो these are the basic objectives which we got there. They are the basic objectives we got there. हम अब और भी बात करते हैं, जैसे कि राइट्स को लेकर के। अगर हम राइट की बात करते हैं, यहाँ देखिए राइट में क्या था।
अब राइट्स में कहते हैं कोई भी राइट हो सकती है, ये कॉर्पोरियल राइट हो सकती है, इनकॉर्पोरियल राइट हो सकती है। कॉर्पोरियल राइट का मतलब कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट्स, इनकॉर्पोरियल राइट का मतलब वो राइट्स जो दिखता नहीं है, जैसे कोई इंटेंजिबल प्रॉपर्टी में राइट, जैसे कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, गुडविल हो गया, इन सब चीज़ों को हम कहते हैं। अब जैसे मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे आप सोच के देखिए, मैं इसमें एक केस रीड करके दिखाता हूँ, एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ। ए इज द ऑथर ऑफ द बुक, ऑथर ऑफ बुक, एक बुक का ऑथर है, तो उसको अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिक्योर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए को अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिक्योर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने जो राइटिंग वर्क है उसको सिक्योर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि साहब उसकी कोई कॉपी ना कर ले, कोई उसको एडेप्ट ना कर ले, उसमें से कोई कंटेंट ना निकाल ले। व्हाट ए सपोज टू डू दैट? ही हैज रिटन अ वेरी पर्टिकुलर बुक, a very particular story he has written that. Then what he is supposed to do that? That was, वो क्या करना पड़ेगा इसमें? या मैं इसको बिल्कुल नॉर्मल एग्जांपल पे ले जाता हूं, बहुत सिंपल एग्जांपल पे। ये मेरे नोट्स हैं, मैं नोट्स दे रहा हूं, अपने बुक्स के कंटेंट दे रहा हूं, और कल को अगर मान लो कहीं कोई दूसरा पर्सन जो है इस बुक को इसको कंपाइल करके अपने नाम से उस बुक को पब्लिश करवा लेता है, देन आई मे क्लेम दैट नो इट्स माय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसको मैंने लिखा, इसको मैंने डेवलप किया था, मैंने डिजाइन किया था, एवरीथिंग इज रिटन बाय मी। लेकिन अगर मुझे अपनी बात अगर कोर्ट में साबित करनी है कि साहब इसके ऊपर मेरा कॉपीराइट है, देन हाउ कैन आई प्रूव दैट? आप बोलोगे रजिस्ट्रेशन करवाया था कॉपीराइट का, चलो नहीं करवाया था, कॉपीराइट की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, ऑल्दो पेटेंट की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, बट कॉपीराइट एक्ट के अकॉर्डिंग कॉपीराइट की रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं भी है तो भी मेरा कॉपीराइट है। तो मैं अगर अपनी बात को साबित करना चाहूं कि नहीं साहब ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उस पर्सन ने जो बुक को पब्लिश करवाया है किसी पब्लिशर के थ्रू, ये सारा मेरा कंटेंट है, तो मैं अपनी बातों को साबित करने के लिए कौन सा फैक्ट्स लेकर के आऊंगा? मैं अपनी बातों को साबित करने के लिए कौन सा फैक्ट को लेकर के आऊंगा? बहुत सिंपल सी बात है, या तो मैं कोई ट्रांजैक्शंस लाऊंगा, या तो मैं कोई इंस्टेंस लाऊंगा। मैं एक इंस्टेंस ला सकता हूं कि साहब देखो इस सॉफ्टवेयर के ऊपर यही चीज लगी हुई है, हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, यही चीज सॉफ्टवेयर के ऊपर लगी हुई है, और ये आज नहीं लगी हुई है, 1 साल पहले की लगी हुई है, ये 2 साल पहले की लगी हुई है, बुक आज पब्लिश हुई है, मेरा वर्क पहले का दिख रहा है। तो मेरा जो डिफेंस होगा ना वो स्ट्रांग बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि कोर्ट को अगर मैं ये बात बोलूं कि साहब यहां पे हमने पहले ये नोट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे, मैंने XYZ पर्सन को ईमेल किया था, ये मैंने किसी पब्लिशर को ईमेल किया था, अगर मैं ये बात कोर्ट में रखूं ना तो कोर्ट भी बोलेगी कि भाई अथॉरिटी दीजिए, कौन से सेक्शंस के अकॉर्डिंगली हम आपकी बात को रेलिवेंट ले। तो हम भी बोलेंगे नहीं साहब सेक्शन 13 है, सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग ले लीजिए, बिकॉज सेक्शन 13 सिंपली कहता है राइट को या कस्टम को, राइट को या कस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए अगर कोई फैक्ट्स, अब आ जाइए फिर से इस पॉइंट के ऊपर, कोई ऐसा फैक्ट जो हम दे रहे हैं वो फैक्ट रेलिवेंट होगा। हम कह रहे कि हमने ईमेल किया था पब्लिशर को पहले, 2 साल पहले ईमेल किया था, तो वो फैक्ट रेलिवेंट होगा,
अगर वो फैक्ट कोई ट्रांजैक्शंस है, अगर उस ट्रांजैक्शंस के थ्रू कोई राइट हम जिसकी बात कर रहे हैं कॉपीराइट की क्रिएट हो रही है, क्लेम हो रही है, मॉडिफाइड हो रही है, रिकॉग्नाइज्ड हो रही है, हो सकता है हमने उस चीज को लेके पहले कोई एग्रीमेंट किया होगा किसी के साथ, एसर्ट हो रही है, डिनाइड हो रही है, which was inconsistent with its existence, which was existence with its inconsistence, that you know. So the point is very critical here. The point is very critical. तो जो भी ट्रांजैक्शंस हुआ वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, रेलेवेंट हो जाएंगी। या कोई ऐसा इंस्टेंस हुआ होगा जिसमें राइट या कस्टम क्लेम किया गया हो, रिकॉग्नाइज किया गया हो, एक्सरसाइज किया गया हो, दैट वाज कोई भी ऐसा एग्जाम्पल जब हमने किसी दिन इस राइट को एक्सरसाइज किया था। तो जहां कहीं भी आपको ना कॉपीराइट प्रूफ करने वाली बात आ जाती है, या हम कोई कहते हैं कि साहब हमारा इस बिल्डिंग में राइट है, पार्किंग में मेरा राइट है, दैट वाज इस पार्किंग में हमारा राइट है, हम इस सोसाइटी में रहते हैं तो मेरी गाड़ी भी यहां पार्क होगी, लेकिन हमारे पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है उस चीज का जो कि हम इस चीज को बता सके। तो हम कैसे बताएंगे? हम इंस्टेंस से बताएंगे, हम ट्रांजैक्शन से बताएंगे। ये साहब देखिए इस बिल्डिंग में और भी लोग रहते हैं, सोसाइटी में और भी लोग रहते हैं, सब यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं, तो क्या हुआ, हमारे पास पेपर नहीं है। सो इट्स द सेक्शन 13 which says that if you have got any right or you have got any custom, अब कहते हैं कि भाई स्टेट ऑफ मैसूर वहां जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है, फैमिली की डिविजन्स होती है, तो प्रॉपर्टी का एक जो बड़ा हिस्सा है वो जो एल्डेस्ट सन है उनको दिया जाता है, जो पुश्तैनी हवेली है उनकी वो उनको दिया जाता है, जो एल्डेस्ट सन है उनको दिया जाता है। Now if this thing comes into the dispute, then what to say? We have to say the previous transactions, कि भाई पहले से भी ऐसा होता आ रहा है, पहले से भी ऐसा होता आ रहा है। एक मठ है, उस मठ के महंत की डेथ हो गई, उसकी जगह मठ का महंत कौन बनेगा? अब डिस्प्यूट शुरू हो गया कि भाई ठीक उनसे जो जूनियर है वो बनेंगे, तो उनसे जूनियर तो बिल्कुल डायरेक्ट जूनियर जो है वो 3 है, तीनों की एज सेम, एक्सपीरियंस सेम, एवरीथिंग इज सेम, सब कुछ में तीनों बराबर है। अब तीनों में से कौन बनेगा? तो ठीक है, ऐसा वाकयत आज से 40 साल पहले भी हुआ था, और उस वक्त जो है इनके बीच ड्रॉ ऑफ लॉट हुआ था, लॉटरी से ड्रॉ किया गया था मैटर, और ड्रॉ ऑफ लॉट करके निकाला गया था कि भाई कौन मठ का महंत बनेगा। तो वो जो उस दिन जैसे फैसले लिए गए वही रेलिवेंट आज भी हो जाएगा। सो द मैटर इज क्वाइट नॉर्मल व्हेनेवर देयर इज एनी राइट, व्हेनेवर देयर इज द मैटर ऑफ एनी कस्टम, तो यहां पे ट्रांजैक्शंस और इंस्टेंसेस जो है वो दोनों रेलिवेंट हो जाएंगी। अगर इनके थ्रू कुछ क्लेम किया जा रहा है, मॉडिफाई की जा रही है, एसर्ट किया जा रहा है, डिनाई किया जा रहा है, रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, इनकंसिस्टेंसी दिखाई जा रही है, इन एवरीथिंग दीज थिंग्स आर वेरी मच रेलिवेंट देयर। दैट इज सेक्शन 13। अब देखिए सेक्शन 13 क्या उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, एंड यहाँ पे सिंपली कहता है कि जो रिपीटेड इंस्टेंस है वो चलती रहे जब तक उसमें कुछ
एब्सर्डिटी ना दिखे, उसको चलते रहे। दैट वाज एक ऐसी डॉक्ट्राइन भी होती है ना लॉ में, एडहेरेंस टू द प्लेन ग्रामेटिकल मीनिंग, adherence to the plain thing. Do not unsettle the things which are already settled unless it leads to the absurdity. That much. तो राइट्स की अगर हम बात करते हैं तो राइट्स इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव थिंग, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव थिंग. It includes all the rights, you know. It may be the right of ownership. It may be, of course, the right of fishery. It may be, of course, the right of easement, easements का right. That was. It may be, of course, what we say, right, the corporeal rights, incorporeal rights. Everything is the part of the rights that you know. That was. एंड एक बात बड़ा और इम्पॉर्टेंटली कह दूं कि ये प्रोविजन सिर्फ पब्लिक राइट्स के ऊपर नहीं है. सेक्शन 13 पहले जहां तक मानता थी कि नहीं साहब ये सिर्फ पब्लिक राइट्स के ऊपर है. अगर आपकी इजीमेंट्स की राइट, कॉलोनी वालों की इजीमेंट्स की राइट अगर हैम्पर्ड होती है तो सेक्शन 13 इन्वोक कर सकते हैं. और किसी का पर्सनल राइट इन्वोक होता है, रिवोक्ड होता है, तो हम सेक्शन 13 इन्वोक नहीं कर सकते हैं. लेकिन कोर्ट ने क्लियर कर दिया, दैट वाज, कोर्ट ने क्लियर कर दिया कलेक्टर ऑफ गोरखपुर वर्सेस पलकधारी सिंह 1889 में कि ये सेक्शन जो है इट्स नॉट ओनली, दिस सेक्शन इज नॉट कन्फाइंड टू पब्लिक राइट ओनली बट इट कवर्स द प्राइवेट राइट एज वेल. It covers the private right as well. It means if anybody infringes my copyright onto any particular matter, then I have got the right to take the defense of section 13. हम section 13 के डिफेंस को ले सकते हैं. हम उस प्रीवियस एग्जाम्पल्स को पॉइंट आउट कर सकते हैं. तो क्या हुआ, हमारा कॉपीराइट रजिस्टर्ड नहीं है, फिर भी हम अपनी बातों को रख सकते हैं. अगर सीधी सी बात करते हैं कि भाई A प्लस B प्लस C, इनके बीच पार्टनरशिप है, इनके बीच पार्टनरशिप है, लेकिन ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या पार्टनर्स अपना राइट्स, जो पर्सनल राइट्स होता है एक दूसरे के अगेंस्ट, क्या क्लेम कर पाएंगे? कल को ए को प्रॉफिट में शेयर ना मिले, कैन ही गो टू द कोर्ट एंड क्लेम इट्स प्रॉफिट शेयरिंग राइट्स फ्रॉम बी एंड सी? बी एंड सी का कहना है कि भाई पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं है कहीं, क्योंकि हमने कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं किया है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास रिटन एग्रीमेंट, एवरीथिंग, नथिंग इज देयर. कैन वी क्लेम इवन दो वी हैव गॉट द पार्टनरशिप? अब पार्टनरशिप एक्ट में क्या कहता है? सेक्शन 4 पार्टनरशिप को डिफाइन करता है. कहता है पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन which agree to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all. It simply says that the partnership is an agreement between two or more person. ये agreement की बात करता है. और जब agreement के definition पे जाते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो कहता है every promise and every separate promise forming consideration for each other is called an agreement. So nowhere it is written that the agreement must be in writing. There may be the oral partnership agreement. There may be the oral partnership agreement. If we are going to the Partnership Act, registration is not mandatory at all. When the registration is not mandatory, when the written agreement is not mandatory,
Then how can we prove that there is the partnership between the A, B and C? It's only way out. That is section 13. That is section 13. We have to show to the court that still there were certain transactions, there were certain instances in which the activity shows that there is the partnership. There is the partnership that हम कॉमन सामान ला रहे हैं, कॉमन सामान बेच रहे हैं, पहले भी हमारे बीच पैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं. तो इन सब बातों को बता करके हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि हमारे में पार्टनरशिप है. लेकिन कौन से सेक्शन का सपोर्ट लेकर के? दैट इज सेक्शन 13. अगर सेक्शन 13 नहीं होता ना, तो हम ओरल एग्रीमेंट्स को ना कभी भी कोर्ट में लेके आ ही नहीं पाते, कोर्ट में भी नहीं लेके आ पाते. ये बड़ी दिक्कत हो जाती है हमारे साथ. और भी कई सारी बातें होती हैं, कई सारे सिचुएशन होते हैं जहां पे हमारे पास एग्रीमेंट राइटिंग में नहीं होता, हम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, बड़ा से बड़ा काम करते हैं सिर्फ बातों के बेसिस के ऊपर. जो बोल दिया वो कर दिया, बाद में अगर यही बात डिस्प्यूटेड हो जाती है तो बस सेक्शन 13 ही है जो उस डिस्प्यूट को कोर्ट में स्टैंड करवाएगी, खड़ी रखेगी. सो दैट्स द पॉइंट ऑफ द नॉट ओनली कनेक्टेड विद द पार्टनरशिप एग्रीमेंट एवरीवेयर. एक पर्सन घर में रहता है रेंट पे, और रेंट पे कर रहा है, मकान मालिक के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, रिटन डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं है, उसके पास टेनेंसी राइट्स हैं, इस बात का कोई प्रूफ नहीं है. वो आया, बैठ के बातें किया, लैंडलॉर्ड टेनेंट दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, घर दे दिया. अब 6 महीने बाद वही लैंडलॉर्ड कह रहे कि मैंने तुम्हें घर दिया कब, तुम तो ट्रेसपासर हो, तुम तो घर में आकर के ऐसे ही रह रहे हो, चलो खाली करो. तुम्हारे पास कोई एग्रीमेंट भी है क्या? कोई पेपर भी नहीं है तुम्हारे पास. तो अगर इसी मैटर को लेके कोर्ट में चला जाए और कोर्ट को बताया जाए कि योर ऑनर इनके पास तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, कोई रिटन प्रूफ ही नहीं है, तो क्या कोर्ट ये बात मान लेगी कि भाई कोई टेनेंसी राइट नहीं है इसका? क्या पोजेशंस एक एप्रोप्रिएट इंडिकेशंस नहीं है कि उसके पास टेनेंसी राइट है? सेक्शन 13 उठ के खड़ा हो जाता है इंस्टेंसेस एंड ट्रांजैक्शंस को लेकर के. सो सेक्शन 13 का जो दायरा है ना, वो बहुत बड़ा है. और जब कभी भी सेक्शन 13, जब कभी भी ऐसा होता है कि हमारे पास कोई राइटिंग में प्रूफ नहीं है, या जो है वो एक्सपायर्ड हो चुका है, ओरल मैटर पे हम बातें कर रहे हैं, हमारे पास राइट्स हैं, तो सेक्शन 13 सपोर्ट करने को आता है. और रहा सवाल कस्टम का, तो कस्टम का तो कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स होता ही नहीं है. अब बोलोगे फिर कैसे मानेंगे कि ये कस्टम है? तो उसके लिए भी कुछ सेट फॉर्मूला है. अगर ये सारी बातें अगर है ना, तो हम कहेंगे कि भाई कस्टम है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये कौन से डेट से मनाया जा रहा है? वो एंशिएंट है, नहीं पता कोई डेट, पहली बार कब मनाया गया था, हमें कोई एग्जैक्ट डेट उसका मालूम नहीं है, बहुत पुरानी प्रथा है. कहते हैं कि भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स एंड चेक्स के ऊपर, सॉरी चेक को छोड़ दो, तो मेजॉरिटी डेट से 3 दिन का ग्रेस पीरियड देते हैं, 3 दिन का ग्रेस देते हैं. इट वॉज द कस्टम, इट वॉज अ कस्टम. 200, 400, 500, 600 साल कब से चला रहा है? नोबडी नोज दैट. Later on it was the part of the Negotiable Instrument Act, but it started with the custom. चलो कॉन्टिन्यूअस है, यूनिफॉर्म है, बहुत समय से फॉलो किया जा रहा है, बिना ब्रेक का फॉलो किया जा रहा है.
चलता आ रहा है, दैट वॉज। हालांकि ये बातें यहाँ पे पढ़ने के लिए नहीं है। जब हम सोर्स ऑफ लॉ को पढ़ते हैं तो उसमें ये सब चीजें हम डिटेल में पढ़ते हैं। मैं अभी सिंपली इंट्रोडक्टरी बता रहा हूँ बस कि हाँ चलो ऐसा है। दिस वन रीजनेबल हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टम में कुछ नेगेटिविटी होती है, लोगों को ऑब्जर्वेंस टफ होता है, उसका ऑब्जर्वेशन डिफिकल्ट होता है, तो फिर वो एक वैलिड कस्टम नहीं हो सकता। इट इज रीजनेबल, इट इज सर्टेन, इट्स कंपल्सरी, यू हैव टू ऑब्जर्व दैट, यू नो। पीसफुल ऑब्जर्वेशंस, कोई उसके ऊपर कोई डिस्प्यूट्स नहीं होती है, दैट वाज, कोई डिस्प्यूट्स नहीं होती है। इमोरल, ऐसी कोई कस्टम जो इमोरल है, लॉ फिर उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। जैसे डाउरी हुआ, पहले से चली आ रही है, इमोरल है, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ। देवदासी प्रथा, ऑल दिस थिंग्स आर इमोरल कस्टम्स, यू नो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो बेसिक लॉ है उसको कंफर्म करे। इट शुड नॉट गो बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट शुड नॉट गो बियॉन्ड एनी अदर लॉ। तो इन चीजों को हम कह सकते हैं। कस्टम कई तरह के हो सकते हैं। जनरलाइज्ड कस्टम होता है जो सब मानते हैं, जनरलाइज्ड कस्टम, जैसे फॉर एग्जाम्पल संडे को हॉलीडे का होना। इट्स नॉट द लॉ, वही संडे है तो काम नहीं करेंगे। इट्स जस्ट अ कस्टम कमिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम, दैट वाज इट, जस्ट ए कस्टम कमिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम। सैटरडे है तो हाफ डे करेंगे, इट्स जस्ट ए कस्टम, इट्स जनरल कस्टम, दैट यू नो। बट पब्लिक कस्टम, ये वो होता है जो पर्टिकुलर लोकेलिटी की पब्लिक मानती है, दैट्स इट। और अगर हम प्राइवेट कस्टम की बात करते हैं तो वो लिमिटेड होती है, किसी समुदाय के बीच, किसी कास्ट के बीच। हो सकता है कि यहाँ पे भी ये 5 घर ये कस्टम तो मानते हैं, लेकिन आगे का कोई नहीं मानता। सो द कस्टम मे बी ऑफ एनी काइंड, यू नो, वी गेट देयर। किसी भी तरह का कस्टम हो सकता है, कैसे भी कस्टम हो सकते हैं। तो ये हमारा मैटर कस्टम से रिलेटेड। कस्टम्स की बात हमने यहाँ पे की, हमने राइट की बात की। यहाँ पे 2 चीज़ें यहाँ पे रेलिवेंट हैं, इन 2 चीज़ों को यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। एक राइट को फोकस किया जा रहा है और एक कस्टम को फोकस किया जा रहा है। हम अभी और थोड़ा सा मैटर को लेकर के हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास एक बड़ी रेलिवेंट मैटर और सामने आ रही है, दैट वाज एंड एक्चुअली क्या होता है ना कि प्रीवियस जो कोर्ट की जो जजमेंट होती है, ये हम केस एक देख रहे हैं, दिस वन, और वेरी प्रॉपरली you might be finding out, I am just putting a very अब एक सिचुएशन आप मुझे सोच करके बताइए, क्या प्रीवियस केस में जो जजमेंट आती है, क्या वो जजमेंट रेलिवेंट होता है? जैसे मैं एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ, ए है और बी है। नॉर्मली ए ने बी के ऊपर कुछ एक्विजिशन लगाया, लिबल का एक्विजिशन लगाया, केस डिसमिस, कोर्ट ने कह दिया बेकार है, कुछ भी नहीं ऐसा। कुछ दिन के बाद फिर से नया वाकयात हुई, ए ने फिर से बी के ऊपर
लेवल का चार्ज लगाया। अभी प्रीवियस कोर्ट का जजमेंट, प्रीवियस केस का जजमेंट ला रहे हैं कि जैसा देखिए पहले वाले केस में भी यही बात लगाई थी, क्या नतीजा आया, आज फिर से वही चीज लेकर के आ गया है। दैट्स द मैटर, दैट्स द पॉइंट। मतलब क्या प्रीवियस जजमेंट जो है ना, मैं प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, प्रेसिडेंट इज क्वाइट डिफरेंट थिंग, नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रेसिडेंट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस केस जजमेंट। क्या वो रेलिवेंट होता है? मैं अगर नॉर्मल बात करता हूं तो आपको ये बताऊंगा, जब मैं आगे जब हम कुछ पढ़ेंगे सेक्शन 43, 44 जब ये सब पढ़ेंगे तो उसमें आप फाइंड करेंगे नहीं होता, लेकिन कुछ सिचुएशन है जहां होता भी है रेलिवेंट। अब यही बात मैं रामचंद्र वर्सेस एक्सक्यूज मी, एंड यहां पे सेक्शन 13 को लेकर चला जाए तो कोर्ट कहती है एडमिसिबल हो जाएगा, बिकॉज वहां राइट्स को असर्ट किया जाता है, क्लेम की जाती है, डिनाई किया जाता है। तो सेक्शन 13 के अकॉर्डिंगली कुछ सर्कमस्टेंसेस में वो रेलिवेंट हो जाती है, लेकिन वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं होता। एडमिशंस लिए जा सकते हैं, एविडेंस लाइक एनी अदर फैक्ट्स की तरह उसको ले लिया जाता है, बट इट्स नॉट द कंक्लूसिव प्रूफ दैट यू नो, दूसरे कोरेलेटिव एविडेंस के साथ उसको प्रूव करना पड़ता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, सेक्शन 43 इन एविडेंस एक्ट का सिंपली स्पेसिफाई किया कि जो प्रीवियस कोर्ट जजमेंट जो होती है, जो प्रीवियस जजमेंट्स जो होती है वो रेलिवेंट नहीं होती है। अब आपको जैसे मैं दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूं, ए ना एक मर्डर केस में चार्ज्ड है, ठीक है, मर्डर केस में बुक्ड है, कोर्ट में लाया गया है, सबूत पेश किए जा रहे हैं कोर्ट में, लेकिन ए के ऊपर पहले भी एक मर्डर केस चला था जिसमें जेल गया था, 10 साल का सजा काट के आया है। अब ये दूसरा चार्ज है इसके ऊपर। क्या इस केस में जो पहले वाले केस में जो वो जेल गया है, जो उसको सजा हुई है, क्या वो रेलिवेंट होगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन आई एम आस्किंग दैट, कैन इट बी रेलिवेंट? देखिए रेस्ट जुडिकेटा तो तब लगता है जब मैटर डायरेक्टली एंड सबस्टेंसिव इशू सेम होगा, तब लगता है रेस्ट जुडिकेटा, एंड सच सूट हैज फाइनली बीन हर्ड एंड डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। हमारे उस केस में पहले लेवल कुछ और था, अब लेवल कुछ और है, पहले के वाक्य कुछ और थे, अभी के वाक्य कुछ और है। हम उसके करेक्टर को स्टैब्लिश करने के लिए, हम उसके एक्टिविटीज को स्टैब्लिश करने के लिए जो प्रीवियस जो वाक्यात है